सभी को प्रणाम। डे 21 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण के अंतर्गत हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर या गर्भिणी पर कैसे पड़ता है। उसी के अंतर्गत आगे है शारीरिक बनावट। साधारणतः बलिष्ठ और दीर्घकाय बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा अपने माता पिता के सदृश होते हैं। पिता माता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी ऐसे बच्चों की प्रशंसा करते हैं। इन सब बातों को जानकर उस बच्चे में उच्च भावना उत्पन्न होती है। इस भावना से प्रेरित होकर वह समझने लगता है कि वह सब बच्चों से सब बातों में बढ़ा चढ़ा है, इसलिए सभी बातों में उसकी वाहवाही होनी चाहिए। ऐसे बच्चे कभी पर स्वार्थी होकर प्रेमी जीव नहीं हो सकते। उसी प्रकार कमजोर बच्चे की माता अधिक देखभाल करती है और उसे सब प्रकार से अपनी छत्र छाया में रखती है। ऐसे बच्चे दूसरे पर निर्भर रहने लगते हैं। कभी कभी अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए औसत से भी अधिक काम करना चाहते हैं और ऐसा न कर सकने के कारण जीवन को भार में समझने लगते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा माता पिता के सदृश होते हैं। उनके अन्य व्यक्तियों की तुलना में उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो ये प्रशंसा इनकी होती है जब तो ये सोचते हैं, इनमें उच्च भावना बढ़ जाती है और ये समझने लगते हैं कि इनकी हमेशा वाहवाही होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और उस बच्चे की माता की अधिक देखभाल करनी पड़ती है, तो उसे सब प्रकार से अपनी छत्र छाया में भी रखती है और कभी कभी वो दुर्बलताओं को छिपाने के लिए अधिक काम करना भी चाहते हैं। ऐसा ना कर सकने के कारण वो अपने जीवन को क्या करते हैं, भार में समझ सकते हैं। यानी कि दोनों भी स्थिति जो है उसमें संतुलन नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कहावत है कि काने लंगरे कंजे कुबरे उत्पाती होते हैं। बात यह है कि शरीर में किसी विकार के रहने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े ही नहीं परंतु बच्चे भी अपना उपहास नहीं सहन कर सकते। शरीर में किसी विकार के रहने पर उपहास के पात्र हो जाते हैं, जिससे उनके मन में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास पर हमें अच्छी या बुरी टिप्पणियां कम से कम बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। बच्चे को यह मालूम नहीं होने पाए कि वह किसी प्रकार से विलक्षण जीव है। यदि उसके अंदर कोई भी विकार हो तो उसका ज्ञान बच्चे को ना होना पाए। जब बच्चा बड़ा होगा तब वह स्वयं अपने विकारों को जान लेगा और तब या तो अपनी सीमा को जानकर या तो समयोचित हो जाएगा या ऐसे कार्यों में लग जाएगा जिससे उसका विकार उसके आत्म प्रकाशन में विघ्न न डाल सके। प्रत्येक अवसर पर हमें बच्चे को उन शारीरिक क्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे समाज में रहकर उसका कल्याण हो सके। यहाँ बताया जा रहा है कि जो मतलब दिव्यांग होते हैं, जो किसी तरह से शारीरिक उनके मतलब अपंगता होती है तो वो उत्पाती होते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि विकार रहने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखते हैं प्राय ऐसे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं वो हीन भाव से ग्रसित होते हैं और लोगों की अपेक्षा उनकी शारीरिक बनावट नहीं होती है तो दुखी होते हैं और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं उपहास के पात्र भी बनते हैं और हीनता के कुंठित होने की भावना भी उनमें बढ़ने लगती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चों को बचपन में एकदम से नहीं बताना चाहिए या शुरू से कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उम्र के साथ समय आने पर वो बच्चा खुद अपनी विलक्षण प्रतिभा को समझ जाता है और अपनी विकार को भी एक सपोर्टिव या कह सकते हैं सकारात्मक उसका रूप देने लगता है। और आज हम लोग जानते भी हैं कि कितने ऐसे पैरा ओलंपिक में देखते हैं, उस ओलंपियाड में पैरा ओलंपियाड में कितने दिव्यांग बच्चे ही हैं जो ये अपने एक से एक कारनामों के द्वारा अपनी प्रतिभा के बल पर परचम लहरा रहे हैं। हमारे खुद विश्व में एक महान स्टीफन हॉकिंस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखिए क्या ब्रह्मांड पर उन्होंने कितनी अच्छी बातें शोध कर दी। वो मानसिक रूप से अशक्त थे और शारीरिक रूप से भी अशक्त थे, लेकिन उनकी अंदर की चेतना इतनी मतलब प्रखर थी कि उन्होंने शोध पर रिसर्च पर कभी इस बात को आरे नहीं आने दिया। हमारे जो कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक ऐसे समाज में अभी भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस तरह से अपने जो भी शारीरिक अपंगता है उसको आड़े नहीं आने देते और अपनी प्रतिभा को बढ़ाकर एक से एक अपनी काम को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि हमें क्या सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे की जो शारीरिक बनावट है, उसकी अपंगता है, उसको एकदम छोटे में टीका टिप्पणी की तरह उसे हतोत्साहित नहीं करने चाहिए। समय के अनुसार वो खुद आत्मबोध उसे होने लगता है, उसे अंदर से खुद आत्मा की प्रकाशन होती है
क्योंकि जब हमारी आत्मा जब प्रकाशित होती है तो फिर कोई भी किसी प्रकार की शारीरिक विकार हो, मानसिक विकार हो, सामाजिक विकार हो, आंतरिक विकार हो, किसी तरह का आर्थिक विकार हो, किसी तरह का भी बाधाएं जो है जब इसके प्रकाश के आगे वो अंधेरा वो टिक नहीं पाता है। तो जब आत्म प्रकाशन होता है तो बच्चा खुद ब खुद अपने कोई विलक्षण गुण को पकड़ता है और वो उसके आगे करने के काम उस ओर अग्रसित हो जाता है। लिंग भेद। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में बल प्रदर्शन तथा आक्रमण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। शायद इसी से लड़कों और लड़कियों के व्यक्तित्व में इतना अंतर पड़ता है। मिथ्याचरण में लड़के लड़कियों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। ऐच्छिक व्यवहार में कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष तो नहीं कहा जा सकता, पर लड़कों में निर्भीकता, दम्भ, आत्म प्रधानता अधिक पाई जाती है। इसकी अपेक्षा लड़कियों में सक्कीपन, काल्पनिक होना तथा समाज द्वारा अधिक प्रभावित होने के लक्षण पाए गए हैं। सहानुभूति और सहयोग दिखाने में लड़कियों का स्थान प्रायः लड़कों से थोड़ा ऊंचा देखा गया है। अपराध करने में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक भारी अपराध की क्षमता और प्रवृत्ति रखते हैं। फिर लड़कियों के अपराध विशेषतः काम वासना संबंधी, घर से निकाल भागने के और आज्ञा पालन न करने के देखे गए हैं। लड़कों के अपराध दूसरों की वस्तुओं का अपहरण के संबंध में हुआ करते हैं। यहाँ लिंग भेद करने यानी लड़कों लड़कियों में फर्क के अंतर्गत बताया जा रहा है कि लड़कों में बल प्रदर्शन और आक्रमण की वृत्ति अधिक होती है, तो लड़कियों में क्या होता है, वो विशेष रूप से वो क्या है, निर्णयात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। लड़कों में निर्भीकता होती है तो लड़कियों में सक्कीपन और काल्पनिक लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों में गुण अलग अलग होते हैं और लड़कियों में अपराध विशेषतः काम वासना संबंधी, घर से निकल भागने का और आज्ञा पालन न करने के देखे गए हैं। तो लड़कों के अपराध भी दूसरों की वस्तु का अपहरण के संबंध में हुआ करते हैं। व्यक्तित्व विकास में लिंग संबंधी घटक के विषय में हम कह सकते हैं कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा सामाजिक आदर्श के अनुकूल अधिक अपना आचरण करती है। यानी लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा सामाजिक आचरण के अनुकूल अपना व्यवहार कह सकते हैं उसको चरितार्थ करती है, लेकिन लड़के लड़कियां की अपेक्षा समाज की दृष्टि में अधिक गिरते भी हैं। औसत से लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का आचरण खराब होता है और लड़के समाज सुधारक और देश के नेता भी होते हैं और साथ ही साथ पशुवत व्यवहार भी कर सकते हैं। माने यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों के लिंग भेद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लड़के जो हैं लड़कियों की अपेक्षा थोड़े बलशाली होते हैं, बल प्रदर्शन में वो आगे होते हैं, और लेकिन लड़कियां इन सब के बावजूद भी वो समाज के अनुरूप अपनी आचरण को रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो समाज सुधारक और देश के नेता लड़के होते हैं, लेकिन पशुवत व्यवहार भी वही करते हैं। वातावरण, जो शक्तियां अथवा परिस्थितियां जीव को गर्भधारण में जीवन पर्यंत प्रभावित करती है उन्हें वातावरण कहते हैं। जीव को प्रभावित करने के तात्पर्य है कि उसके आहार, व्यवहार अथवा क्रियाओं को प्रभावित करना। जब जीव गर्भ में रहता है उस समय उसकी सभी क्रियाएं आंतरिक वातावरण से प्रभावित होती है। उस समय उसकी सभी क्रियाएं आंतरिक वातावरण से प्रभावित होने के कारण उसके चारों ओर जो रहता है उसका असर उसकी क्रियाओं पर पड़ता है और वही उसका आंतरिक वातावरण कहलाता है। जन्म के बाद जीव आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के वातावरण से प्रभावित होता है। शरीर के अंदर जो रक्त संचार, रसपाक क्रिया, पाचन क्रियाएं होती है उनकी परिगणना आंतरिक वातावरण के अंतर्गत होती है। इस प्रकार कोई भी आंतरिक शारीरिक परिवर्तन जिसका असर जीव की क्रियाओं पर पड़ता है वही उसका आंतरिक वातावरण कहलाता है। माता पिता, भाई बहन, परिवार, पाठशाला, समुदाय, समाज, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, सूर्य आदि बाह्य वातावरण का निर्माण करते हैं। यह वातावरण दो प्रकार का होता है, सामाजिक और भौतिक। परिवार के सदस्य, टोला मोहल्ला, सामाजिक संस्थाएं आदि सामाजिक, और सूर्य, पर्वत, नदी आदि भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। वातावरण के असर के परिणाम स्वरूप जीव तरह तरह की क्रियाएं करता है, उसी के अनुरूप उसकी जीवन शैली भी निर्धारित होती है। तो इस तरह आज के स्वाध्याय में बताया जा रहा है, इतना ही हम लोग रहने देते हैं कि वंशानुक्रम जो निम्नलिखित समझे जाते हैं उसके अंदर शारीरिक बनावट होते हैं, लंबाई चौड़ाई होते हैं, आयु आते हैं, लिंग आते हैं, बुद्धि आती है और वातावरण का प्रभाव रहता है। वातावरण भी उसके दो तरह से प्रभावित करते हैं, एक उसके आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक जो उसके खुद माता पिता से और परिवार सदस्य, टोले मोहल्ले से मिलते हैं, और समाज एक भौतिक होते हैं। तो जो सूर्य, नदी, पर्वत आदि से भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं और जैसा वातावरण होता है वैसा वह क्रियाएं करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले की जीवन शैली अलग होती है, उनकी रहने की स्टाइल अलग होती है, उनकी क्रियाकलाप अलग होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएं अलग होती है,
क्योंकि उस पहाड़ के हिसाब से उस ढलान जगहों और कह सकते हैं दुर्गम क्षेत्रों के हिसाब से उनकी शारीरिक क्रियाएं होने लगती है, क्योंकि उसी के अनुरूप वो ढलना जानते हैं। तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि जैसा वातावरण होता है वैसा वो बनते चला जाता है, उस हिसाब से ढलता चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे के जो संतति के निर्माण में वंशानुक्रम तो है ही, साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव गहरा पड़ता है। तो इसी में आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं रहने देते हैं और इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझें कि आने वाली पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और अपनी भूमिका को हम ढूंढें कि हमारी भूमिका कहाँ है और कैसे उसको हम अमली जामा पहना सकते हैं। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।